कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि पूरे ब्रिटेन में रेज नाम का एक वायरस फैल चुका है, जिस कारण वहाँ के सारे लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं और पूरे ब्रिटेन में डर का माहौल है। लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ लोग एक छोटे से घर में छिपे हुए थे, जो कि हालात ठीक होने का वेट कर रहे होते हैं, और उन्होंने उस घर को चारों तरफ से बंद करके रखा हुआ है ताकि कोई भी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी घर के अंदर ना घुस सके। यहाँ पे हमें एक कपल भी नज़र आता है जिसमें डॉन और एलिस हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं क्योंकि उनके बच्चे एक ट्रिप पर फ्रांस गए हुए होते हैं। हालांकि वो लोग इस बात से बेफिक्र हैं कि वो वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वहाँ पर यह वायरस अभी तक नहीं फैला है। अब उस घर में सभी लोग बहुत ही बुरे तरीके से डरे हुए होते हैं। जब वो लोग रात में खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पर कोई है, जिसके बाद डॉन बड़ी सावधानी से अपने हाथ में एक रॉड लेकर दरवाजे को खोलता है। उसके बाद वो देखता है कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है। उसके बाद वो लोग उसे घर के अंदर ले आते हैं और उसे खाना खाने के लिए देते हैं। वो लोग उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम कहाँ से है, तो वो कहता है कि वो पास ही के इलाके से आया है और उसके मॉम डैड भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो लोग उसे मारने वाले थे, पर वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। उसकी ये बात सुनकर किम नाम की लड़की घर के बाहर के हालात जानने के लिए खिड़की के बाहर झांकती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसे खिड़की के अंदर से खींच लेता है और उसके बाद उसे काट लेता है, जिसके बाद वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है और फिर वो सभी अपने साथियों को मारने लगती है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अब एलिस उस छोटे से बच्चे को लेकर घर के ऊपर वाले रूम में भागती है, लेकिन डॉन उसे उस बच्चे को छोड़कर भागने के लिए कहता है, लेकिन एलिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती और ऊपर बने हुए एक कमरे में जाकर छिप जाती है, जहाँ पर तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। अब वो सारे ज़ॉम्बी एलिस और उस बच्चे की तरफ बढ़ते हैं और ये डॉन सब कुछ देख रहा होता है और वो उन्हें बचाने की ज़रा से भी कोशिश नहीं करता। वह उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ देता है और छत से कूद कर भाग जाता है। एलिस उससे मदद की गुहार लगा रही होती है, पर डॉन सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा होता है और वो भागता हुआ आगे बढ़ता है। तभी उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ लग जाते हैं, लेकिन डॉन उनसे बचते बचाते हुए नदी के पास पहुंचता है, जहां पर उसे उसका दोस्त जेकब नज़र आता है, जो नाव को स्टार्ट कर रहा था। तभी डॉन आकर उस बोट में बैठ जाता है और तभी सारे ज़ॉम्बीज़ भी उन पर हमला कर देते हैं। उसी दौरान डॉन का फ्रेंड भी नदी में गिर जाता है और वो डॉन से मदद भी मांगता है, लेकिन डॉन बहुत ही सेल्फिश बंदा था। वो उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है और उसकी नाव लेकर भाग जाता है। पीछे वो ज़ॉम्बीज़ जेकब को मार देते हैं। अब कहानी में हमें 4 हफ्तों के आगे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता लगता है शहर के सारे ज़ॉम्बीज़ भूख के कारण मर रहे हैं और ब्रिटिश आर्मी ने भी उनसे निपटने के लिए मोर्चे को संभाल लिया है। हालांकि ब्रिटिश की आर्मी इस काम के लिए पूरी नहीं थी, तो उन्होंने अमेरिका की आर्मी को भी बुला लिया था और इस तरह 28 हफ्तों के लिए ब्रिटिश जनरल, जिसका नाम स्टोन होता है, वो बचे हुए सर्वाइवर्स के लिए एक डिस्ट्रिक्ट 1 नाम का शेल्टर होम बनाता है, जिसमें बाहर से आने वाले ब्रिटिश सिटीजन्स को रखा जाएगा, जिसकी सेना देख रेख करेगी। अब हम देखते हैं कि उन सर्वाइवर्स में डॉन और एलिस के बच्चे भी थे। अब उन सबको यूएस आर्मी की निगरानी में रखा गया है, जिसमें 2 सोल्जर, डुएल और क्लेरिन, एक हेलीकॉप्टर में बैठकर ज़ॉम्बीज़ की एक्टिविटी पर नज़र बनाए रखे हुए थे। और उसी शेल्टर में एक डॉक्टर भी थी जिसका नाम स्कारलेट था, जो कि रेज वायरस की वैक्सीन भी खोज रही थी और शेल्टर में आए हुए लोगों की जांच भी करती थी। वो देखती है कि इस पैंडेमिक के दौरान लोगों में किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है, और उसी दौरान वो डॉन और एलिस के लड़के एंडी को चेक करती है और वो देखती है कि इसकी दोनों आँखों का कलर डिफरेंस है। उसके बाद एंडी कहता है कि उसकी माँ एलिस की आँखें भी उसके जैसी ही हैं। उसके बाद स्कारलेट समझ जाती है कि एक प्रकार की जीन्स में डिसीज़ है, जो कि एलिस से एंडी को मिली है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि डॉन भी डिस्ट्रिक्ट 1 में ही रह रहा होता है, जो वहाँ केयर टेकर का काम करता है, जिसे ब्रिटिश आर्मी ने बचा लिया था। अब डॉन अपने बच्चों को अपने कैबिन में लेकर चला जाता है। अब वो उन दोनों को बताता है कि किस तरह उनकी मदर एलिस मारी गई, और ये सब सुनकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन डॉन उन्हें पूरा सच बिल्कुल भी नहीं बताता कि कैसे वो उनकी माँ को मौत के मुँह में छोड़कर भाग गया, क्योंकि वो जानता था अगर उसने सारा सच बता दिया तो उसके बच्चे उससे दूर हो जाएंगे। हालांकि एंडी और टिम दोनों ही अपनी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। उसी रात जब एंडी सो रहा था तो उसे अपनी माँ का एक नाइटमेयर आता है और वो उस नाइटमेयर में देखता है कि कैसे उसकी माँ की मौत हुई। आगे जब अचानक एंडी की नींद खुलती है तो वो टिम से कहता है कि उसे माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और उनके पास कोई माँ की निशानी भी नहीं है जिसे देखकर वो उसे याद कर सके। अब वो दोनों एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो अपने घर जाकर अपनी माँ की कुछ फ़ोटो लेकर आएंगे। अगली सुबह वो दोनों बच्चे सबकी नज़र से बचकर सेफ जोन से बाहर भी आ जाते हैं
और पास ही में पड़ी हुई एक स्कूटर को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन दोनों की एक्टिविटी को आर्मी भी ट्रैक कर लेती है और उनके पीछे जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पर टिम को उसकी मां की एक फ़ोटो भी मिलती है। और एंडी ऊपर वाले रूम में जाता है जहां पर उसे उसकी मां नज़र आती है, जो कि अभी तक ज़िंदा थी। और एंडी अपनी मां को ज़िंदा देखकर उसे गले लगा लेता है, लेकिन एलिस उसे बहुत ही ज़ोर से कस के गले लगाने लगती है, जिससे एंडी हर्ट हो जाता है और वह अपनी बहन टिम के साथ वहाँ से बाहर भाग जाता है, जहाँ पर आर्मी वाले बाहर खड़े हुए उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो उन दोनों को वापस शेल्टर होम ले जाते हैं और साथ में एलिस को भी अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर स्कारलेट उसकी जांच करती हैं और उन्हें पता लगता है कि एलिस अब इन्फेक्टेड है, क्योंकि उसके हाथ पर किसी ज़ॉम्बी ने बाइट किया हुआ था। उस निशान को देख के स्कारलेट एलिस से पूछती है, लेकिन एलिस उसे कोई भी जवाब नहीं देती। अब स्कारलेट को ब्लड सैंपल से भी यकीन हो जाता है कि एलिस पूरी तरह से इन्फेक्टेड है, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत था कि उस पर रेज वायरस का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। हालांकि एलिस बाकी लोगों को अपनी लार और बाइट से इन्फेक्टेड कर सकती थी। अब जर्नल स्टोन जो भी चीज़ें उस लेबोरेटरी में हो रही थी, अब उन सबको देखकर वह समझ चुका था और अब वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि पूरा का पूरा शेल्टर हाउस उसी के भरोसे था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी इंसान ज़ॉम्बी बने, और इस कारण वो एलिस को मारने का बन बना लेता है। लेकिन स्कारलेट उसे बताती है कि वो एलिस की मदद से रेज वायरस का एंटीडोट बना सकती है, जिससे कि वह और भी लोगों की जान बचा सकती है। लेकिन स्टोन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। वहीं एक तरफ हमें डॉन को दिखाया जाता है, जिसे सारी बातों का पता चलता है और वो अपने बच्चों के पास आता है और टीम उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उसने कहा था कि उनकी माँ मर चुकी है। हालांकि डॉन उन्हें किसी तरह से कन्विंस कर लेता है, लेकिन उसे अब डर लगने लगता है कहीं उसके बच्चे उससे दोबारा अलग ना हो जाए। और अब वो इन्फेक्टेड एलिस से मिलने के लिए जाता है और सारे सिक्योरिटी सिस्टम को क्रॉस कर एलिस से मिलने लगता है, जहाँ पर वो एलिस को किसी तरह से मना लेता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। किस करने के कुछ देर बाद ही डॉन की बॉडी बुरे तरीके से अकड़ने लगती है और उसका व्यवहार भी बहुत ही अजीब होने लगता है। और यहाँ पर यह साबित हो जाता है कि एलिस की लार यानी सलाइवा भी किसी को इन्फेक्टेड कर सकता है। और अब डॉन पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है और एलिस मदद के लिए चिल्लाने लगती है। और अब कुछ ही सेकंड बाद डॉन एलिस को बहुत ही दर्दनाक मौत दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर वो सिक्योरिटी के लिए तैनात आर्मी ऑफिसर्स को मार देता है। अब इस बात का पता पूरे शेल्टर होम को लग चुका था। वहाँ के सभी लोग अब भागने लगते हैं। उन सभी लोगों को एक सेफ रूम में ले जाया जाता है, जहाँ स्कारलेट के साथ एंडी और टिम भी थे। लेकिन इसी अफरा तफरी में एंडी कहीं खो जाता है। अब वो सारे लोग जो उस सेफ रूम में थे वो डॉन को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुखार हो चुका था। और वो उस रूम का गेट भी तोड़ देता है और उन सभी लोगों को काटने लगता है। अब सारे लोग एक बार दोबारा भागने लगते हैं और उस शेल्टर होम से बाहर आते हैं, जहां डुएल उन्हें स्नाइपर से शूट करने का सोचता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। लेकिन यूएस आर्मी की एक नीति थी जिसमें उन्हें किसी भी तरह से इन्फेक्शन को फैलने से रोकना था, जिसके बाद वो उन सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं और मासूम लोगों को मारने लगते हैं। उन लोगों को मरता हुआ देख डुएल उनके पास जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कारलेट, जो एक टीम के साथ छुपी हुई थी जिसमें टिम भी थी, तभी वहाँ पर एंडी भी आ जाता है। अब डुएल उन्हें आकर बताता है कि आर्मी इस जगह को एक न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने वाली है, क्योंकि उसे ये सारी बातें फिलन ने बताई थी। अब डुएल डॉक्टर स्कारलेट और उन बच्चों को लेकर सिटी की तरफ भागने लगता है। अब कुछ ही देर बाद उस शेल्टर को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है, जिसमें ज़्यादातर ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं, जिसमें कुछ लोग जो इन्फेक्टेड नहीं थे वो भी मारे जाते हैं। उसमें कुछ ज़ॉम्बी भी थे जो उस हमले से बच जाते हैं और शहर की तरफ भागने लगते हैं। ऐसे ही स्ट्रगल करते हुए सुबह हो जाती है। अब डुएल के साथ जितने भी लोग थे वो सारे शहर के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं, जहां स्कारलेट डुएल को बताती है कि एंडी में वही जीन्स हैं जो एलिस में थे और वो लोग एंडी की मदद से इस वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए एंडी का बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी उनके पीछे कुछ ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं, जिन्हें फिलन अपने चॉपर से ही ख़त्म कर देता है। अब वो लोग वापस सिटी की तरफ आते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है आर्मी ने पूरी सिटी में नैरो गैस को रिलीज़ कर दिया है। नैरो गैस में इंसान अगर एक बार अपने शरीर में सोख लेता है तो उसके सारे शरीर का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। अब आर्मी को लगता था कि इससे ज़ॉम्बीज़ भी मारे जाएंगे। इसी बीच डुएल तब के सबके साथ पास ही में खड़ी हुई एक गाड़ी में बैठ जाता है। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आकर उन सभी लोगों को घेर लेते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर कुछ ही देर टिक पाते हैं, क्योंकि नैरो गैस उन्हें वहीं पर ढेर कर देती है, जिससे कि वहाँ के सभी ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। तभी डुएल और सभी लोग देखते हैं कि वो यहाँ से आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन तभी वहीं पर आर्मी के कुछ लोग भी आ जाते हैं, जो कि अब कुछ बचे कुछ ज़ॉम्बीज़ को भी ख़त्म कर रहे होते हैं। अब डुएल उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह स्टार्ट नहीं होती, जिसके बाद वो स्कारलेट को गाड़ी ड्राइव करने को कहता है और ख़ुद बाहर जाकर धक्का लगाने लगता है, जिसके बाद कार स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आर्मी वाले डुएल को देख लेते हैं
और उसे एक ज़ॉम्बी समझकर उसे वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। इधर स्कारलेट उन दोनों बच्चों को लेकर एक ऑडिटोरियम में पहुंचती है जहां पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। तभी हम वहां पर देखते हैं कि वहां पर डॉन आ जाता है जो अभी भी जिंदा था और वो स्कारलेट पर हमला कर देता है और इसी बीच वो एंडी को भी बाइट कर लेता है। लेकिन इसी बीच वहां पर टीम आ जाती है और वो डॉन को मार गिराती है। अब टीम एंडी को देखती है तो उसे एंडी की आंखों में इन्फेक्शन के कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं और वो उसे लेकर ऑडिटोरियम के ग्राउंड में पहुंचती है जहां पर उसे एक चॉपर आते हुए नज़र आता है जिसमें फिलन था जो कि डुएल के लिए आया हुआ था। लेकिन टीम उसे बताती है कि डुएल अब मर चुका है और उसने मरने से पहले उन लोगों की जान बचाई थी। फिलन यह सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और उन दोनों को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि फिलन का चॉपर किसी जगह पर क्रैश हो चुका है और उसमें कोई वायरलेस रेडियो पर मदद के लिए गुहार लगा रहा होता है। इससे हमें पता लगता है कि फिलन एंडी और टीम को लेकर फ्रांस चला गया होगा और हो सकता है कि इस दौरान एंडी ने उसे ही मार दिया हो। और अब हम ये देखते हैं कि एंडी की वजह से फ्रांस में भी ये वायरस फैल चुका है और फ्रांस के हालात भी ब्रिटेन जैसे हो चुके हैं। और मूवी के एंड में हमें ये भी हिंट दिया जाता है कि ये डिसीज़ पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर